मेरी शादी जहाँ हुई थी वहाँ मेरी 2 सहेलियाँ और थी जिन्हें मैंने आज ही पहली बार देखा था, क्योंकि रिश्ता बहुत ही जल्दीबाजी में हुआ था। उन दोनों को देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे। दोनों ही बेहद हसीन थी। खूबसूरत तो मेरी पत्नी भी बहुत थी, लेकिन अपनी दोनों बहनों से कम थी। विदाई से पहले दूध पिलाई का रस्म पर दोनों ही मुझे घेर कर बैठी हुई थी। कम वक्त हुसैन में एक से बढ़कर एक थी। मैं कुछ देर देखता ही रह गया था। उन दोनों के सामने मुझे अपनी बीवी अब कम लगने लगी थी, क्योंकि उनकी रंगत अपनी दोनों बहनों से कुछ दबती हुई थी। अपनी सहेलियों के मोमी हाथों में मुझे अपना हाथ बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों मेरा हाथ पकड़े अपनी बताई हुई रकम मांग रही थी, जो मेरे देने की बिल्कुल भी औकात न थी। मैंने कहा कि ऐसी रस्म की मानता ही नहीं। 5,000 लेने हैं तो वरना फिर मैं अब भी अपनी जेब में ही रख लूँगी। हंसी मजाक का दौर चल रहा था, लेकिन मेरे ससुर ने आकर मेरे ही बात रखी। मेरी सहेलियों के मुंह 5,000 पर बने हुए थे। खैर, मैंने विदाई हो चुकी थी। मैं कुछ दिल फेंक आशिक टाइप का इंसान था। बेबी के साथ साथ मेरा दिल अपने दोनों सहेलियों पर भी आ चुका था, जो कम उम्र होने के साथ साथ बेहद खूबसूरत थी। मेरे माँ बाप बड़े भाई के साथ कनाडा में रहते थे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही सब वापस जा चुके थे। मैं और मेरी पत्नी दिव्या अकेले ही उस घर में रहते थे। बहुत जल्दी मेरी पत्नी ने सारे घर के काम भी अपने जिम्मे पे ले लिया था। हालांकि शुरू के दिनों में इंसान को पत्नी की रंगत बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मेरा मिजाज कुछ और था। मुझे औरतों की कोशिश तब तक महसूस होती थी जब तक वो मुझसे दूर होती थी। जब मैं उसे पा लेता तो मेरे लिए उसका मतलब ही नहीं रहता था। तो दिव्या भी मुझे बस शादी के दिन ही अच्छी लगी थी। उसके बाद मेरी रंगीन मिजाज मुझे घर पर चैन से रहने ही नहीं देती थी। जब मुझे खूबसूरत लड़की नज़र आती, मेरा राट टपकने लगता। आजकल मेरी आंखों में मेरी हसीन सहेलियाँ खटकने लगी थी। मेरी शादी को बस 1 हफ्ता ही गुजरा था कि मैं दिव्या से कहा कि चलो आओ, तुम्हारे माँ के घर चलते हैं। तुम्हें भी तुम्हारी माँ और बहनों की याद आ रही होगी। मेरे ससुर बहुत ही शरीफ इंसान थे और उनके 3 ही बेटियाँ थी। मेरा बेटा कोई नहीं था। यह सुनकर दिव्या खुश हो गई थी। बड़े अच्छे से तैयार हुई थी और मैं उसके साथ अपने ससुराल पहुंच गया था। हमें यूं अचानक देखकर मेरी सास बखला सी गई थी। कहने लगी, बेटा बता कर आते, मैं खाना का कुछ इंतजाम तो कर लेती। मैंने कहा, नहीं, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना हूँ। सास तो आप इतनी ही बात पर ही मुझ पर निहाल सी हो गई थी। कहने लगी, मैं तो बड़े खुशनसीब हूँ कि मुझे बेटा जैसा दामाद मिला है। मैंने कहा, अगर आप मुझे बेटा समझती हैं तो घर में जो पका है बस वही सामने रख दें, मैं खामोशी से खा लूँगा, लेकिन मेरे लिए बाज़ार से कुछ भी मत मंगवाइएगा। लेकिन फिर भी मेरे ससुर बाज़ार से मेरे लिए पनीर टिक्का, चिकन बेनियारी, गाजर का हलवा ले आए। घर में मेरी सास ने दाल बनाई हुई थी, वह भी गर्म करके रख दी। मैंने खाना बड़े ही निसंकोच तरीके से खाया। मेरी दोनों सालियाँ मेरे सामने बैठी हुई थी। कह रही थी, रितिका भाई आपने पनीर टिक्का तो चखा ही नहीं। हमारे घर के पास बहुत ही मज़े का पनीर टिक्का मिलता है, आए खाए ना। मैं उनके मीठे शब्दों में ही खोने लगा था। मैं खाना बड़े अच्छे माहौल में खाने गया था। फिर मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर जाकर विराजमान हो गया। मेरे दिल वापस आने का कर ही नहीं रहा था, इसलिए अपनी सहेलियों से कहने लगा, आओ लूडो लेकर आओ, मिलकर खेलते हैं। मेरे सास बहुत थकी हुई थी, इसलिए कुछ ही देर में वह हमारे पास से उठ कर चले गए थे। मैंने लूडो की महफिल जो जमाई तो रात के 2 बजे तक लूडो की चला रहा। बहानों में मैं अपने पास बैठी छोटी साली पायल की कभी कमर से हिलाने लगता, कभी हंसते हुए उसके गुलाबी गालों की चोटली कर देता। वह तीनों बहनों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत थी। वह मुझे शायद बड़ा भाई समझती थी, इसलिए मेरी गुस्ताखिया को ठीक से समझ नहीं पाई थी। बस बीच दिव्या मुझे देखकर बार बार कह रही चुकी थी कि रितिका आप अब घर वापस चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। लेकिन बार बार मैं उसकी बात टाल देता था कि बस एक बार ज़रा सिमरन को हरा लूँ, फिर चलते हैं। इस चक्कर में रात के 2 बजे तो मैंने कहा, अब तो घर जाना मुश्किल है, ऐसा करते हैं यहीं सो जाते हैं। समस्या ये थी कि मेरी सास का घर छोटा था, बस 2 कमरे थे और एक ड्राइंग रूम था। एक कमरे में सास ससुर थे, दूसरे कमरे में मेरी दोनों सालियाँ, और मजबूर दोनों ने अपना कमरा हमें दे दिया था। सुबह नाश्ता करने के बाद ही
मैं अपने घर पर लौटा था, लेकिन सहेलियों के हुस्न का जादू मेरे सर पर सवार हो चुका था। इसलिए मैंने एक बार दिव्या से कहा कि देखो, यहाँ पर तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम घर में अकेले बोर होती रहती हो, तो ऐसा किया करो कि अपनी बहनों को बुला लिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। मैं चाहता था कि किसी न किसी तरह मेरी सालिया यहाँ रहने आ जाए। मुझे तो लगा था कि दिव्या मेरी बात सुनकर खुशी से फूल नहीं समाएगी, लेकिन वह कहने लगी मेरी बहनें अपने घर में ही ठीक है और मुझे तो घर के कामों में ही फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ, बोर हो भी जाऊँ तो टीवी देख लेती हूँ। मैं तो चाहता था कि किसी बहाने से मेरी कोई ना कोई साली यहाँ पर आ जाए, ताकि मैं उसके हुस्न को देख कर अपनी आंखें ठंडी करता रहूँ। लेकिन जब मेरी पत्नी सीधे तरीके से मना करी तो मैं दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। एक बार छुट्टी का दिन था, मेरी पत्नी ने कपड़े धोए और उन्होंने फैलने के लिए छत पर चली गई। मैं सीढ़ियों पर सरफ वाला पानी फेंक दिया। जैसे दिव्या खाली बाल्टी तेज लिए सीढ़ियों से उतरने लगी तो उसका पाँव बुरी तरह से फिसल गया और वह गिरती हुई आखिरी सीढ़ी तक पहुंच चुकी। मैं अपनी कस्तानी करके फौरन से कमरे से चला गया था ताकि मुझ पर शक ना हो। दिव्या को यही लगा शायद कपड़े धोने के दौरान पानी उसी से गिरा है और वह फिसल गई है। खैर, दिव्या के चीखने चिल्लाने की आवाज़ पर मैं दौड़ता हुआ बाहर निकला था। देखा तो वह अपना पाँव पड़े आखिरी सीढ़ी पर बैठी रो रही थी। मैं फौरन से उसके पास आया, उसे सहारा देकर कमरे में ले गया। उसका पूरा पाँव नीला पड़ चुका था, उसका पाँव हिला नहीं रहा था। वह दर्द के मारे चीख चिल्ला रही थी, लेकिन मैं तो अपने मकसद में कामयाब होने पर दिल ही दिल में खुश हो रहा था। खैर, मैं उसे अस्पताल ले गया। सब कुछ मेरी प्लानिंग के मुताबिक हुआ था। उसके पाँव की हड्डी टूट चुकी थी। दिव्या दर्द के मारे रो जा रही थी, इसलिए मैंने फ़ौरन से यह सब खबर अपने ससुराल में बता दी। मेरे सास ससुर के साथ मेरे दोनों सालियाँ घर पहुँच गई। दिव्या तो अपनी माँ के साथ लगी रो रही थी। मेरी सास कहने लगी, बेटा तुम कहो, मैं तो दिव्या को अपने साथ घर ले जाती हूँ ताकि हम इसकी देखभाल कर सकें। मैंने कहा, देखें, यह तो मुमकिन नहीं है। मैं अकेला घर में दिव्या के बगैर तो नहीं रह सकता। हाँ, अगर आप सही समझे तो सिमरन और पायल को भी यहाँ छोड़ दे, वे अपनी बहन को संभाल लेंगे। सिमरन और मेरी पत्नी के छोटी सी दिव्या से बस 2 साल छोटी थी, लेकिन दिव्या से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। सिमरन से छोटी पायल भी वह भी रहने पर राजी हो गई, क्योंकि अपनी बहन के हालात देखकर वह परेशान हुई थी। लेकिन दिव्या के माँ बाप ने कहा कि घर पर भी तो कोई होना चाहिए। ऐसा करो, सिमरन दिव्या के पास रुक जाती है और पायल बेटा तुम हमारे साथ चलो, हम लोगों को भी तो किसी की ज़रूरत रहेगी। फिर सिमरन मेरे घर पर रुक गई और पायल को लेकर हमारे सास ससुर चले गए थे। यूँ मुझे भी मौका मिल रहा था। दिव्या को बिस्तर ही होकर और रह गई थी। सिमरन उसे खाना तक बेड पर ला कर देती थी। पहले तो मैंने सिमरन से फ्री होने की बहुत कोशिश की, मजाक भी करता था ताकि वो मुझसे कुछ घुल मिल जाए, लेकिन वह मेरे मजाक पर भी सीरियस हो रहती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। मैं अगर उसके करीब होने लगता तो वह दूर हट जाती, साफ कहती, आप ज़रा दूरी बनाकर बात करिए हो। मुझे दूर से ही बात सुनाई देती थी। उसके इस तरह के शब्दों से मैं कुछ सहम सा गया था। वह तो मुझे घास डालने को जरा भी तैयार न थी। मैं तो चाहता था वह मुझे फ्री तो हो, मैं मजाक में ही उसके साथ शरारत कर जाऊं और इसी शरारत में मेरा दिल बहल जाए। लेकिन सिमरन तो रात का खाना खाते ही अपने कमरे में बंद हो जाती थी। मैं तो चाहता था उस रात देर तक बातें करूं और मैं मजाक में ही अपने मकसद भी पूरा कर लूं। लेकिन अब तक सिमरन ने मुझे एक भी मौका नहीं दिया था, लेकिन किस्मत ने दे दिया था। एक बार अपने घर आया तो सिमरन किचन में काम कर रही थी। हालांकि मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए था, दिव्या का हाल चाल पूछना चाहिए था, लेकिन मैं सीधा किचन में दाखिल हो गया। वो बिना दुपट्टे के खाना बनाने में बिजी थी। शायद गर्मी की वजह से उसने अपना दुपट्टा उतार कर किचन में दरवाजे पर लटका दिया था। मैं पहले कभी यूँ बेधकड़ किचन में नहीं आया था, लेकिन आज उसे देखकर मेरी नज़रें बेकाब हो गई थी। शायद मेरी नज़रों की ताबीज़ का असर था कि एकदम सिमरन ने पलटकर मुझे देखा था तो बदहवास सी हो गई थी। मैं भी कुछ संभल गया। मैंने कहा, मैं वह गिलास लेने आया था, सिमरन मुझे ज़रा गिलास पकड़ा दो। शायद बिना दुपट्टे के सिमरन को मेरे सामने कुछ शर्म सी महसूस हुई थी, लेकिन मैं उसके इस हालात में भी मज़ा उठा रहा था। उसके गिलास लिया और मेरी तरफ बना दिया और दूसरे हाथ से दरवाज़ा से अपना दुपट्टा उतार कर खुद पर डाल दिया। मैंने उसके हाथ से गिलास पकड़ा, उसका हाथ भी पकड़ लिया। सारे इस हरकत का वह मुझे देखने लगी।
मैं भी 4 दिन से शरारत दिखा कर तंग आ चुका था। अब मैं अपनी पत्नी का पाँव और इसीलिए तो नहीं तोड़ा था कि मैं अपनी खाली साली आधी घरवाली की बस शक्ल ही देखता रहूँगा। जब मैं उसका हाथ नहीं छोड़ा तो वह मुझसे गुस्से में बोली, ऋतिक भाई मेरा हाथ छोड़े। मैंने कहा, सिमरन तुम्हारे हाथ तो दिव्या से भी ज़्यादा खूबसूरत है। यह कहते हुए मैं उसके बेहद करीब आ गया था। मैं जानता था कि औरत तारीफ़ के पिघल जाती है, इसलिए मैंने तारीफ़ में ही शुरुआत की थी। लेकिन सिमरन ने तो मैंने जानता था कि वह मेरे साथ यह भी कर जाएगी। उसके मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं दरवाजे से जाकर लगा था। वह फ़ौरन से किचन से बाहर निकल गई। इसका यूँ धक्का देना मुझे बहुत बुरा लगा था। वो होते कौन है मुझे यूँ बेहर्दी से धक्का देने वाली। मैं सोच चुका था कि अब उसे नहीं छोड़ूंगा। जब मैं कमरे में गया तो सिमरन दिव्या के पास बैठी रो रही थी। जब मैं कमरे में गया तो मुझे नफरत से देखते हुए फ़ौरन से चुप हो गई। दिव्या उसके रोने की वजह पूछ रही थी। मैंने कहा, होना क्या है? खाना बनाते हुए हाथ जल गया है बेचारी का। मैंने बनाना खाना था। यह सुनकर वह मुझे गुस्से से घूरने लगी थी। मैंने कहा कि मैंने तो उसका हाथ पकड़ा था कि देखो कहीं ज़्यादा तो नहीं जल गया, लेकिन तुम्हारी बहन तो शायद मुझे भाई की तरह समझती ही नहीं है। मुझे हाथ छुड़वाकर तुम्हारे पास आई जैसे ही मैं उसको भूत हूँ। मेरी बात सुनकर सिमरन मुझे नफरत और गुस्से से देखने लगी। दिव्या सिमरन से कहने लगी कि ऋतिक तुम्हारे बड़े भाई जैसा है। अगर तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख रहा था तो कितना जला है, तो इसमें बुरी बात तो नहीं है ना, दिखाओ कहाँ जला है। लेकिन सिमरन यह कहकर कमरे से बाहर निकल गई थी। मैं सुबह वापस चली जाऊंगी। मैं दिव्या के सामने जाकर बैठ गया। मैंने कहा, लगता है तुम्हारी बहन यहाँ तुम्हारा ख्याल रखना नहीं चाहती और वापस जाने के बहाने ढूंढ रही है। मुझे नहीं पता था कि वह मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते। अगर तुम्हारा पैर ठीक होता तो मैं कभी भी तुम्हारी बहन के इस तरह से व्यवहार पर उसे अपने घर ना रखता। तो लेकिन मेरी मजबूरी है कि फ़िलहाल मैं जल्दीबाजी में कोई नौकरानी भी नहीं रख सकता, क्योंकि आजकल नौकरानी ऊपर से इतनी और जल्दी भरोसा नहीं किया जा सकता। और तुम्हारे पाँव का ये हाल है कि तुम बगैर सहारे के चल फिर भी नहीं सकती। इसलिए समझो। अपनी बहन को यह कहने लगी, आप चिंता ना करें, मैं सिमरन से बात करूंगी। मैंने कहा, देखो मैं तो तुम्हारी दोनों बहनों को अपनी ही बहन समझती हूँ, लेकिन सिमरन की आज की हरकत ने मुझे अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा करके रख दिया है। वह तो मुझे यूँ हाथ चुरा के भागी जैसे कि मैं कोई बुरा आदमी हूँ। मैंने दिव्या के सामने अपना किरदार बिल्कुल साफ सुथरा कर लिया था। वह मुझे उल्टा माफ़ी मांगने लगी, कहने लगी कि बच्ची है, इसे इतनी समझ नहीं है। चलो छोड़ो ऋतिक इस बात को। दिव्या को समझा बुझाकर मैं कमरे से बाहर आ गया। किचन में सब कुछ जैसे का तैसा पड़ा हुआ था, क्योंकि शायद सिमरन दूसरे कमरे में चली गई थी। मैं किचन में खाना लिया और दिव्या के साथ उसके कमरे में बैठकर खाना खाने लगा। मैंने कहा, अब देखो मुंह सुजाए तुम्हारी बहन अपने कमरे में बैठ गई है। मैं खुद तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ। दिव्या तो मुझसे शर्मिंदा हो जा रही थी। खाना खाने के बाद मैं दिव्या को दवाई खिलाई। दवाई में मैंने एक नींद की गोली भी शामिल कर दी थी, जिसे खाते ही दिव्या गहरी नींद में सो चुकी थी। जब मैंने देखा कि अब दिव्या उठने वाली नहीं है तो मैं अपने कमरे में बाहर निकल आया। सामने कमरे का दरवाज़ा लॉक था। मैं दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, सिमरन दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, वह तुम्हें बुला रही है। मैं झूठा बोला था, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वैसे ही दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो वह कभी भी मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलेगी। मेरा यह कहना था कि फ़ौरन से कमरे का दरवाज़ा खुला था, पकड़ा और कमरे के अंदर धकेल दिया और ख़ुद भी कमरे के अंदर चला गया और कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। यह देखकर सिमरन की रंगत उड़ गई थी। कहने लगी, ऋतिक भाई जैसे ही दिव्या कमरे से बाहर निकलेगी, कहने लगी, मैंने उसे बाजू से, यह आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, कौन सा भाई? मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। वह तो मैं तुमसे इसीलिए कह दिया था कि तुम मुझे भाई का कर बुलाओ, ताकि तुम लोगों ने विश्वास को जीत सकूं। तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे ही पागल कर रखा है। बड़े बहाने से तुम्हें मैं यहाँ बुलाया है। यह सुनकर तो सिमरन की रंगत और भी उड़ गई थी। कहने लगी, शर्म करे, मैं आपकी छोटी बहन जैसी हूँ। भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन मेरा तो ऐसा कोई भी इरादा न था। मैं जो अपना गंदा इरादा लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ था, उसे पूरा करने में कामयाब हो चुका था। मेरे सामने हाथ जोड़कर रोती रहती, दिल खिलाती रहती, मेरी विनती करती कि मैं उसे छोड़ दूं, लेकिन मैंने उसे बर्बाद करके रख दिया था। अब वह सिसकियों से रो रही थी।
कहने लगी वह सब कुछ दिव्या को बता देगी। मैंने उसे धमकाना शुरू कर दिया। मैंने कहा देखो, अगर तुमने अपनी जुबान से जवान पर लाने की कोशिश की, मैं तुम्हारी बहन को तलाक दे दूंगा, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम अगर यह बात सबको बताओगी तो मेरे साथ जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी तो एक बदनुखार दाग लग जाएगा। अभी तो यह बात तुम्हारे और मेरे बीच है, बेहतर है कि तुम अपनी जुबान बंद रखना। बस वह बस रोए जा रही थी। मैं कमरे में छोड़कर अपने कमरे में जाकर सो गया। अगले सुबह सिमरन को तेज बुखार हो चुका था। दिव्या ये देखकर परेशान हो गई थी। यह तो खुद ही बीमार पड़ गई थी, मुझे यह संभालेगी। अब दिव्या हल्का हल्का खुद ही चलने लगी थी। मैंने कहा ऐसा करो, इसे घर भिजवा दो और अपनी छोटी बहन को बुला लो, वह तुम्हारी देखभाल करने लगेगी। मेरी दिलचस्पी अब सिमरन से ख़त्म हो गई थी। अब उसे छोटी बहन पायल से होने लगी थी, जो सिर्फ 17 साल की थी। मेरा बेवकूफ़ पत्नी मेरी यह सब बात भी मान गई थी। मैंने फ़ोन मिलाकर दिव्या को पकड़ा दिया कि अपने ससुर को बुलाओ और कहा कि सिमरन को बुखार हो रहा है, आप इसे ले जाएं। ऐसा करे पायल को भेज दें, क्योंकि मेरा पैर तो अभी तक ठीक नहीं हुआ कि मैं घर का काम संभाल सकूं। लेकिन वह बात जब सिमरन को मालूम हुआ तो वह कहने लगे नहीं, पायल यहाँ नहीं आएगी, मैं दवा खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद पर मैंने उसे गुस्से से देखा था। मैंने कहा तुम्हें बहुत तेज बुखार है, तुम्हें आराम की ज़रूरत है, तुम घर जाओ और अपनी छोटी बहन पायल को भेज दो, वह घर संभाल लेगी। सिमरन मेरे इरादों में जानकार हो चुकी थी, इसलिए अपनी छोटी बहन को बर्बाद नहीं करना चाहती थी। बुखार में भी उठकर काम करने लगी। कहने लगी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे 1000 कोशिश करने के बाद मौजूद सिमरन ने पायल को नहीं आने दिया। कुछ दिन बाद मेरे सर पर फिर से शैतान सवार होने लगा। मैं फिर से किचन में दाखिल हुआ। सिमरन खाना बना रही थी कि मैंने सिमरन को अपनी बाहों में ले लिया। मेरी इस हरकत पर सिमरन ने ना जाने कब सेल से छुरी उठाई और मेरे हाथ पर मार दी। मेरे हाथ में गहरा फट लग गया था। मैं फ़ौरन से उसके पीछे हट गया। मेरे जख्म से खून बहने लगा था। मैंने उसे गुस्से से कहा कि पागल लड़की है, क्या कर रहा तुमने। वह कहने लगी आइंदा मुझे छूने की कोशिश की तो मार डालूंगी तुम्हें। उसकी आंखों में इस वक्त खून उतरा हुआ था। पहली बार मुझे सिमरन का जुनून देखकर डर आया था। मैं फ़ौरन से अपने कमरे में चला गया, लेकिन मुझे उस पर बेतहासा गुस्सा भी था। मेरा जख्मी हाथ देखकर दिव्या मुझसे वजह पूछने लगी। कहने लगी आपके हाथ को क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कोई कहानी सुनाता, फ़ौरन से सिमरन कमरे में आई। कहने लगी दीदी मैंने तो इसे इनकार से कहा कि मैं खुद काम कर लूँगी, लेकिन कहने लगे कि मैं तुम्हारे साथ मदद करवा देता हूँ, इसलिए सलाद काटने लगे। अब देखो इनको कहाँ ऐसे कामों की आदत है, अपना हाथ कटवा कर बैठ गए हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सिमरन ने मुझे हैरान कर दिया था। उसने मेरी ही चाल मुझ पर ही चलाई थी। मैंने उसे गुस्से से देखा, लेकिन वह बिल्कुल बेअसर खड़ी थी। दिव्या मुझ पर गुस्सा करने लगी कि आपको क्या ज़रूरत थी, देखो कितना गहरा जख्म कर लिया है आपने। फिर सिमरन ने कहने लगी ज़रा मुझे बैंडेज का सामान पकड़ा दो। उसे दराज से एक फर्स्ट एड बॉक्स निकला और दिव्या को पकड़ा दिया। उसे औरत का बस एक ही रूप देखा था और वह था कमज़ोर और बेबस। औरत को बेबस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं एक औरत को बेबस मजबूर देखकर उसे मज़े उठाता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि औरत का दूसरा रूप ऐसा भी हो सकता है। खैर 3 दिन तो मैंने सिमरन से कुछ नहीं कहा। मैं अपना जख्म ठीक होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैं जानता था कि वह एक कमज़ोर लड़की है और मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। जैसे ही मेरा जख्म सब कुछ ठीक हुआ, मैंने रात के समय सिमरन के कमरे में दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दी। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो वरना तुम्हारी बहन को तलाक दे दूँगा। मैं समझा था कि मेरी यह धमकी हर बार मेरे काम आएगी और मैं इस बात का फ़ायदा उठाता रहूँगा, लेकिन इस बार कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला था। मैं काफ़ी देर दरवाज़ा धीरे धीरे बजाता रहा और उसे धमकियाँ भी देता रहा, लेकिन दरवाज़ा आखिरकार नहीं खुला। मैं मायूस होकर मैं अपने कमरे में जाकर लेट गया, लेकिन मुझे सिमरन का बेतहासा गुस्सा था। अगले दिन मैंने दिव्या से कहा देखो काफ़ी दिन से सिमरन ही तुम्हें संभाल रही है, बेचारी थक गई होगी, उसे घर भेज दो और पायल को बुलवा लो। लेकिन सिमरन फिर कहने लगी कि पायल की पढ़ाई का नुकसान होगा, मैं हूँ ना आप लोगों की सेवा करने के लिए। कुछ दिनों से इस बार भी उसने मेरी दाल नहीं लगने दी थी, ना पायल को बुलाने दी थी और ना ही मुझे मौका दे रही थी कि मैं उससे ही अपना दिल बहला लूँ। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत में अजीब सा
भारीपन आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सवार होने लगती थी। उस दिन ना ही मुझे मौका दे रही थी और मैं उससे ही अपना दिल बहलाऊं। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रहा था कि खाना खाने के बाद मेरी तबीयत अजीब सा भारीपन आने लगा था। खाना खाते ही मुझ पर एक बेचैनी सवार होने लगती थी। उस दिन भी लेट तो गया था, लेकिन नींद आंखों में नहीं थी। अपने इस हालात से तंग आकर मैं करीबी क्लिनिक पर चला गया। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाई लिखकर दे दी। मैं वह दवाई खाता तो वह गहरी नींद में चला जाता। लेकिन उसके बाद मैंने यह बात महसूस की कि मेरी सेहत दिन ब दिन गिरने लगी थी। मुझे अपने अंदर कमजोरी सी महसूस होने लगी थी। मैं जरा सा चलता तो मेरी सांस फूलने लगता था। मेरे हाथ पाँव सन्ना होने रहते थे। मैं अब रेगुलर डॉक्टर से इलाज करवाया तो मालूम हुआ कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। यह जानकर मैं सिमरन पर चिल्ला उठा, लेकिन वह हंसकर कहने लगी, तुम जैसे लोगों का मर जाना ही बेहतर है। अगले ही महीने सिमरन और रोहित की शादी है। दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, दोनों में मोहब्बत में थी। सिमरन ने रोहित को सब कुछ बता दिया था। तब भी रोहित सिमरन को अपनाने के लिए तैयार था। सब मर्द हवस के पुजारी नहीं होते, कुछ मोहब्बत के पुजारी भी होते हैं। दिव्या ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया है। उससे मुझे तलाक ले ली है। इस समय अस्पताल में हूँ और जहर मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मैं रोज रोता हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। सिमरन से और दिव्या से भी माफ़ी मांग चुका हूँ, लेकिन किसी ने मुझे माफ़ नहीं किया है। लेकिन मैं दिन ब दिन मौत के करीब होता जा रहा हूँ और मेरी तकलीफ़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। दोस्तों, क्या रितिका माफ़ी के लायक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। धन्यवाद।